जय नारायण बच्चों, आपका टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। Some groups like the Cholas, Tughlaqs and Delhi Sultanate emerged powerful and acquired many regions and established their empires. तो बच्चों 600 के बाद जब आपका हर्षवर्धन का रूल ख़त्म होता है, उसके बाद से आपके लास्ट रूलर रह जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, जो नॉर्थ इंडिया में, जो अजमेर में जिनका रूल रहा है। और जब पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी से जब बैटल होती है तराइन में, तो सेकंड बैटल जब होती है, 2 बैटल होती है तराइन में। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान बैटल में जीते हैं, सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी। उसके बाद से हमारे कंट्री में क्या होता है, मोहम्मद गोरी का ये स्लेब था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद वो स्लेब डायनेस्टी स्टार्ट करता है। इंडिया में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो और इसके बाद डिफरेंट डायनेस्टी आई हैं, और लास्ट में जो लॉन्ग पीरियड तक रूल किया उसमें मुगल्स आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि 700 के बाद से 1750 का जो पीरियड रहा, उस बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आए, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, किस तरह के ग्रुप्स बने, ये सारे चेंजेस आते हैं इस पीरियड में। तो सबसे पहले जैसे स्लेव डायनेस्टी आती है, स्लेव के बाद में आपकी खिलजी आती है, इसके बाद तुगलक आती है, इसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है, सैयद के बाद में लोदी डायनेस्टी आती है। और लोदी डायनेस्टी जब आती है, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर की पानीपत में जब बैटल होती है 1526 में, उसके बाद से मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। और सबसे लॉन्ग पीरियड तक अगर किसी डायनेस्टी ने कंट्री में ब्रिटिश के आने से पहले तक रूल किया तो वो मुग़ल डायनेस्टी थी। अब यहाँ पर देखिए, जो ये डिफरेंट जो रीजनल किंगडम रहते थे, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द इक्वेशन ऑफ द एरियाज वर कॉमन। तो इसमें क्या रहता था, आपस में इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। और कॉन्फ्लिक्ट्स किसके लिए होते थे, एक दूसरे का एरिया लेने के लिए। ये एक कॉमन चीज़ थी। नॉट ऑल रूलर्स वर सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन देयर एरियाज। और कभी कभी क्या होता था, इतने वीक रूलर्स आते थे कि वो अपने एरिया को स्टेबिलिटी भी नहीं दे पाते थे। स्टेबिलिटी आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि स्ट्रांग नहीं होते थे। अब जैसे तैमूर जिस समय आया है, तैमूर, तो क्या था उस समय, उसने दिल्ली पर अटैक किया था। तो इसका मेन रीज़न क्या था, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी। तो क्योंकि स्टेबिलिटी को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ रूलर इस तरह के भी रहते थे। रीजनल स्टेट्स रीइमर्ज्ड विद द डिक्लाइन ऑफ लार्ज एम्पायर्स। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि जो रीजनल स्टेट्स कैसे बनते थे। रीजनल स्टेट्स तभी बनेंगे जब कोई लार्ज एम्पायर, लार्ज एरिया जब था, वो डिक्लाइन हो जाए। डिक्लाइन कैसे हुआ, अब आपको मैंने अभी बताया था कि मुग़ल एरा आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, जब पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर की बैटल होती है। बाबर ने बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, बाबर ने तो रूल बहुत ही कम टाइम के लिए किया। और हुमायूं का अगर टाइम ले लें, बाबर के बाद जो हुमायूं, तो हुमायूं ने भी शॉर्ट पीरियड के लिए ही रूल किया। मेन रूल किसने किया था, अकबर ने। अकबर का बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहा, 1605 तक अकबर ने रूल किया। और अकबर के टाइम पर ही आपके बहुत सारे, जिसको कहेंगे सेकुलर चीज़ें भी रहीं। अकबर के टाइम पर बहुत सारी बैटल भी ऐसी हुई हैं, जैसे पानीपत की सेकंड बैटल जो हुई है, हल्दी घाटी की बैटल जो महाराणा प्रताप, जिनको आपने सुना है। तो ये सभी बैटल किसकी थी, किसके टाइम पर हुई थी, अकबर के टाइम पर हुई थी।
तो ये स्ट्रॉन्ग अकबर के टाइम पर आपको ये समझना, जो आपका एम्पायर था वो स्ट्रॉन्ग था, लार्ज एरिया तक अकबर ने अपने किंगडम को स्प्रेड भी किया था, फैलाया था। अकबर के बाद जहांगीर ने मेंटेन रखा उस चीज़ को, शाहजहां ने भी मेंटेन रखा, और औरंगजेब के बाद जब डिक्लाइन हुआ तो छोटे छोटे औरंगजेब जो आपके रहे आया है रूलर, तो उसके के बाद औरंगजेब के बाद जो भी आपके मुग़ल जितने भी आए हैं तो वो बहुत ही वीक रूलर थे, और उनके उसके बाद रीजनल स्टेट्स बने, डिफरेंट बहुत सारे रीजनल स्टेट्स बने। Regions continue to feel the impact of large empires, keeping their distinctness. तो बच्चों जो ये डिफरेंट रीजन्स थे, ये अपनी इनका अपना कल्चर था, जो मैंने अभी बोला ना कि डिस्टिंक्टनेस थी, तो इसका मीनिंग क्या है, उनका अपना कल्चर था, अपनी चीज़ें थी जिसको वो फॉलो करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो लार्ज एम्पायर रहता था उसका इम्पैक्ट भी उनके ऊपर रहता था, कहीं ना कहीं उसको वो अपना एक शहंशाह या उसको मानते थे। जैसे अकबर के टाइम पर ले लें, कुछ आपके रीजनल किंगडम कुछ ऐसे थे जो अपने एरिया में उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते थे, लेकिन वो ये मानते थे कि हमारे जो शहंशाह हैं या हमारे जो एम्पायर हैं वो कौन है, एम्परर है। तो हमारे एम्परर कौन है, अकबर है। उन्होंने अकबर को अपना एम्परर माना था, लेकिन उनका अपना जो एरिया था उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके अपने रहते थे, कल्चर उनका अपना रहता था। तो डिस्टिंक्टनेस उनकी अपनी जो थी वो सारी चीज़ें उनकी थी, लेकिन यहाँ पर यह है कि उन्होंने अकबर को एज ए एम्परर मान लिया था। अब इसी तरह से अगर आप और भी अगर आप आगे भी अगर देखेंगे तो उसमें भी जो भी आगे का अकबर के बाद का भी पीरियड अगर देखें तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह की चीज़ें दिखेंगी। अब इसको आप ऐसे भी समझेंगे, जिस समय हमारे कंट्री को फ्रीडम मिली थी तो उस समय हमारी कंट्री में प्रिंसली स्टेट्स 562 थे, छोटे बड़े मिलाकर। तो आप समझ सकते, और हमारे यहाँ डाइवर्सिटी तो आपको शुरू से दिखेगी। साउथ का अलग कल्चर, ईस्ट का अलग कल्चर, नॉर्थ का अलग, सेंट्रल जो है उसका अलग। तो ये सभी चीज़ें आपकी थी, कंटिन्यू भी रही। लेकिन इसके बाद ये रहता था कि जैसे अब आप 18th सेंचुरी में देखें, जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में आए तो लास्ट आपके बहादुर शाह जफर को सभी अपना शहंशाह मानते थे, बहादुर शाह जफर को। लेकिन छोटे छोटे रीजनल किंगडम थे। लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 जब होता है तो एम्परर कौन थे इंडिया में, उनका क्या नेम था, बहादुर शाह जफर। ओके, तो बच्चों आज आपका टॉपिक फर्स्ट था हिस्टोरियंस एंड दियर सोर्सेस, सेकंड आपने पढ़ा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, एंड थर्ड टॉपिक आपका रहा है रीजन एंड एम्पायर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।